हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आज हम कर रहे हैं आपका हिंदी का पाठ 3। पाठ का नाम है बहरूप कठपुतलियाँ। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पे एक सीन चल रहा है, घर का सीन है, ठीक है। उसमें जो दादा दादी बैठे हैं और एक बच्चा है, ठीक है। तो उनके बीच में आपसी जो बातचीत हो रही, जो संवाद है वो हो रहा है। तो उसके बारे में हम अभी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए, ये घर का सीन है, ठीक है। अब देखिए, रोहन रोहन कौन है? जो बच्चा अभी स्कूल से आया है। तो वो बोलता है, अरे दादाजी दादी जी, आप क्या देख रहे हैं? यह नृत्य तो मेरे स्कूल में भी दिखाया गया है, ठीक है। तो जो रोहन है, वो जो बच्चा है उसका नाम है रोहन। ये जो बच्चा है इसका नाम है रोहन, और ये इसके दादा दादी हैं, और ये टीवी में कुछ देख रहे हैं। तो रोहन उसी से संबंधित इनसे प्रश्न पूछ रहा है कि आप लोग क्या देख रहे हैं? यह नृत्य तो मेरे स्कूल में भी दिखाया गया था। तो दादाजी जो है वो बोलते हैं, यह हमारे राजस्थान का प्रसिद्ध कठपुतली नृत्य है। तो यहाँ पे देखिए, जो दादाजी है उन्होंने बोला है हमारे राजस्थान। इसका मतलब क्या है? जो दादाजी है वो कहाँ से है? राजस्थान से है, ठीक है। प्रसिद्ध कठपुतलियाँ हैं, तो वो राजस्थान की प्रसिद्ध कठपुतलियों का नृत्य देख रहे हैं टीवी में। रोहन बोलता है, हाँ यह तो मुझे पता है, यह कठपुतली नृत्य है, लेकिन हमारे स्कूल में कठपुतली नृत्य दिखाया गया, वह थोड़ा अलग था। उन कठपुतलियों के नहीं थे। अच्छा, उन कठपुतलियों के, ये कट गया है यहाँ, शायद पैर नहीं थे। हाँ, लेकिन कपड़े ऐसे ही पहने थे, ठीक है। और यहाँ नीचे देखिए कुछ शब्दार्थ भी दिए गए हैं। नृत्य का मतलब होता है नाच या फिर डांस। प्रसिद्ध का मतलब होता है मशहूर। दादी जी बोलती हैं फिर, समझ गई, वह कुंडेई थी, यानी कि ओडिशा की कठपुतली। फिर रोहन पूछता है, क्या अलग अलग प्रदेश की कठपुतलियाँ अलग अलग होती हैं? तो दादाजी बताते हैं, बिल्कुल। भारतीय कठपुतली में धागा पुतली, देखिए भारतीय कठपुतली में कौन सी पुतली होती है? धागा पुतली। कुंडेई गोयम्बेटा बोम्मलट्टम छाया पुतली, तोगलू बोम्मलट्टम, तोलू बोम्मलट्टम, रावण छाया, पुत्तल नाच, यमपुरी, दस्ताना पुतली और पावाकूथू उल्लेखनीय है। फिर रोहन पूछता है, दादी जी इन सभी कठपुतलियों के बारे में विस्तार से बताइए, यानी कि डिटेल से बताइए। तो दादी जी कहती है, पहले हाथ मुंह धोकर कुछ खा लो, फिर मैं बताऊंगी, ठीक है। अब देखिए, थोड़ी देर बाद का सीन फिर से शुरू होता है, ठीक है। तो रोहन पूछता है, दादी जी मैं आ गया, अब बताइए। फिर दादी जी बोलती हैं, सुनो, राजस्थान की परंपरागत पुतलियों को कठपुतली कहा जाता है। जो राजस्थान की परंपरागत जो पुतलियाँ होती है उनको कहा जाता है कठपुतली। इन पुतलियों का निर्माण काठ काठ का मतलब होता है लकड़ी, लकड़ी के एक टुकड़े को तराश कर किया जाता है, ठीक है। फिर रोहन आगे पूछता है, दादी काठ की बने होने के बाद भी ये बहुत सुंदर दिखती हैं। तो दादी जी कहती है, हाँ, क्योंकि इनकी साज सज्जा गुड़ियों के समान होती है और वेशभूषा का स्वरूप राजस्थानी शैली का है। इनका मुंह कैसा है? अंडाकार, आंखें मछलियों के आकार की और बड़ी बड़ी, तथा बड़े बड़े इनके होठ आदि कुछ विशेष लक्षण है, ठीक है। तो ये प्रश्न भी बन सकता है कि राजस्थान की जो कठपुतलियाँ हैं उनके बारे में बताइए। तो आप इस तरह से उसको आंसर में लिख सकते हैं। ये पुतलियाँ पुछल्ला लहंगा पहनती है। तो ये भी प्रश्न बनता है, राजस्थान की पुतलियाँ कौन सा लहंगा पहनती है? पुछल्ला लहंगा। पुतली का संचालक अपनी उंगलियों से बंधे धागों द्वारा उनका संचालन होता है। तो इनका संचालन कैसे होता है? उंगलियों में धागा बांध के पुतलियों को उससे कनेक्ट किया होता है, उसके द्वारा इनका संचालन होता है, ठीक है। चलिए, अब देखिए, रोहन फिर से पूछता है, दादी जी वह कुंडई कठपुतली? तो फिर दादी जी बोलती है, ओडिशा की धागा पुतली कुंडई कहलाती है, कि जो ओडिशा की जो धागा पुतली है वो कुंडई कहलाती है। इस पुतली के पैर नहीं होते। राजस्थान की पुतली के पैर होते हैं, लेकिन जो ओडिशा की कठपुतलियाँ हैं उनके पैर नहीं होते। ये हल्की लकड़ी से निर्मित होती है, यानी हल्की लकड़ी से बनाई गई होती हैं। ये पुतलियाँ भी राजस्थान की पुतलियों की भांति पुछल्ला लहंगा पहनी होती है। अब देखिए, ओडिशा की और राजस्थान की दोनों की जो कठपुतलियाँ हैं वो कौन सा लहंगा पहनती हैं? पुछल्ला लहंगा, ठीक है। अब कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं। देखिए, काठ, मैंने अभी आपको बताया काठ का मतलब लकड़ी होता है। अंडाकार आप समझ गए हैं, ओवल शेप का। संचालक मतलब होता है जो चलाता है, ठीक।
और इनमें भी अनेक जोड़ होते हैं इन, जिससे इनका संचालन बहुत ही आसानी से हो जाते हैं। तो वो जो लकड़ियों के द्वारा जो बनाई जाती है पुतली, उसको अलग अलग सिरे से जोड़ा जाता है, ठीक है। तो उससे क्या होता है, उनको चलाने में, उनका डांस दिखाने में आसानी होती है। पुतली संचालक एक लकड़ी के तिकोने फ्रेम को पकड़े रहता है, जिस पर संचालन हेतु धागे बने रहते हैं। अब जो राजस्थान की जो पुतलियाँ होती है, जो कठपुतलियाँ होती है, उनको तो क्या होता है, उंगली में धागा बांध के संचालन कराया जाता है। लेकिन जो ओडिशा की होती है, उसमें क्या होता है, एक त्रिकोण यानी ट्रायंगल फ्रेम होता है लकड़ी का, उसमें धागे बंधे होते हैं, ठीक है। तो उससे उसका संचालन होता है, ठीक है। अब दादी जी बताते बताते सो गई, तो अब दादाजी बताएंगे उसको, ठीक है। तो रोहन पूछता है, दादाजी आप भी कुछ बताइए ना। तो दादाजी क्या कहते हैं, ठीक है, मैं तुम्हें दक्षिण भारत की कुछ कठपुतलियों के बारे में बताता हूँ। तो वो कहाँ की कठपुतलियों के बारे में बताएंगे दादाजी, दक्षिण भारत की। सबसे पहले कर्नाटक की धागा पुतली। अब देखिए, कर्नाटक की जो पुतली है उसको क्या बोलते हैं, धागा पुतली, और उसका नाम क्या होता है, गोयम्बेटा। ये पुतलियाँ अत्यंत सुसज्जित होती हैं, यानी कि सजी हुई होती हैं। इनके पैर, कंधे, कोहनी, कूल्हे और घुटने जुड़े होते हैं। ये प्राय आकार में छोटी होती हैं। सामाजिक परिवेश के अनुसार पात्रों के चरित्र उच्च और निम्न कोटि के होते हैं। इनका संचालन फ्रेम से बंधे हुए 5 से 7 धागों से होता है। इस पुतली में लोक संगीत तथा शास्त्रीय संगीत का सुंदर समन्वय होता है। अब समन्वय का मतलब होता है मिला जुला जो रूप होता है ना, दो जो संगीत है उनका कॉम्बिनेशन होता है। इतना सुनते ही रोहन भागकर गया और अपने पिता से टैब मांगकर गूगल को माइक ऑन करके बोला। तब रोहन क्या बोल रहा है गूगल से, गूगल तमिलनाडु की प्रसिद्ध पुतलियों के बारे में बताओ। तमिलनाडु की प्रसिद्ध पुतली बोमलट्टम है। लकड़ी से बनी इस पुतली में छड़ और धागे का प्रयोग एक साथ मिलता है। इसके संचालन के लिए धागे एक लोहे की रिंग से बंधे होते हैं। यह आकार में बड़ी और भारी होती है। अभी हमने पढ़ा था कि जो धागे है वो किससे भरा होता है, लकड़ी के एक फ्रेम से बंधे होते हैं, ठीक है। और इसमें किसमें बंधा होता है, लोहे की एक रिंग में बंधे रहते हैं, ठीक है। तो दादाजी बोलते हैं आश्चर्य से, वाह रोहन, क्या इसमें सभी जानकारियाँ मिल जाती हैं? तो रोहन बोलता है, हाँ आप भी पूछ कर देखिए। तो दादाजी बोलते हैं, गूगल पावाकुथु क्या है, ठीक है। तो जो गूगल है उससे क्या जवाब आता है, देखिए। केरल के पारंपरिक पुतली नाटकों को पावाकुथु कहते हैं। पावाकुथु में पुतली की लंबाई 1 से 2 फीट के बीच होती है, ठीक है, ये याद रखिएगा। मस्तक तथा दोनों हाथ लकड़ी से बनाकर एक मोटे कपड़े से जोड़कर एक थैलानुमा आकार में सिले जाते हैं। पुतले के चेहरे की रूप सज्जा के लिए रंग, चमकीले टीन के टुकड़े और मोर पंखों का उपयोग किया जाता है। टैब की आवाज़ से दादी जी जो है वो जाग जाती हैं। तो दादी जी उठ गई है, तो दादी जी अब बोलती हैं, आप दोनों क्या कर रहे हैं? तो रोहन बोलता है, दादाजी और गूगल ने दक्षिण की कठपुतलियों के बारे में बताया। तो अब दादी जी बोलती है, अरे वाह, अब मैं तुम्हें पश्चिम बंगाल की पुतली कला पुल्त नाच, ठीक है, पश्चिम बंगाल की जो पुतली कला उसको बोलते हैं पुल्त नाच, के बारे में बताती हूँ। इसका संचालन भी कास्ट यानी कि लकड़ी से किया जाता है। इसमें संचालन की कमर से बांस की टोपी बंधी रहती है। देखिए, अभी जो हमने पिछला पढ़ा था उसमें क्या था, एक लोहे की फ्रेम में बंधा होता है ना। अब इसमें क्या होता है, उनकी कमर पे बांस की जो लकड़ियाँ हैं वो बंधी रहती हैं। उस पर पुतलियों से जुड़ी छड़ें आधारित होती है। संचालन गीत गाता हुआ संवाद बोलता है। तो जो संचालन यानी कि जो ऑर्गेनाइज करता है, जो चलाता है पुतलियों का ये जो नाटक, तो वो क्या करता है, गीत गाता हुआ संवाद, मतलब गीतों के रूप में अपने स्टोरी को बोलता है, ठीक है। और मंच के साथ बैठे हुए 3-4 संगीतकार ढोलक, हारमोनियम और झांझ बजाते हुए संगीत देते हैं। पता है, बिहार की पारंपरिक छड़ पुतलियाँ यमपुरी नाम से जानी जाती है। अब देखिए, बिहार की कौन सी हो गई है, यमपुरी, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। ये पुतलियाँ भी लकड़ी से ही निर्मित होती है, यानी कि लकड़ी से ही बनी होती हैं, राइट। चलिए आगे देखिए, कुछ दिया हुआ है यमपुरी के बारे में। मृत्यु के बाद क्या होता है, इससे संबंधित किंवदंतियों का मतलब होता है कहावतें, ठीक है, को इस कठपुतली द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तो ये जो यमपुरी जो बिहार की जो कठपुतली है, उसमें क्या होता है, मृत्यु के बाद जो चीज़ें होती हैं उनको कठपुतली के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है।
ये पुतली एक टुकड़े में होती हैं, अर्थात इनमें कोई जोड़ नहीं होता। पुतलियों में कोई जोड़ न होने के कारण इन्हें चलाना अन्य प्रकार की छड़ पुतलियों से भिन्न होता है, जो कि जटिल प्रक्रिया है। अब बाकियों में तो टुकड़ों से यानी कि जॉइंट्स होते हैं, है ना? तो उनके हाथ-पैर हिलाना थोड़ा आसान होता है, लेकिन इनमें ऐसा नहीं होता। इसलिए इनका जो संचालन है वो थोड़ा जटिल होता है, ठीक है? इसलिए इनके संचालन में एक निपुण संचालक की आवश्यकता होती है, जो एक्सपर्ट हो ना, उन उस वो ही इसको चला सकता है। अब नीचे कुछ कठिन शब्द आपको दिए गए हैं और उनका मतलब मैं पहले ही बता चुकी हूँ। कास्ट का मतलब लकड़ी होता है, निर्मित मतलब बना, किंवदंतियाँ मतलब जो कहावतें होती हैं, जो घटनाएँ होती हैं, जो वास्तविक ना हो, सिर्फ़ कहावतें होती हैं, ठीक है? चलिए। तो अब देखिए रोहन को बड़ा मज़ा आ रहा है सब कुछ जान के। तो रोहन बोलता है यमपुरी, तो दादी जी दस्ताना पुतली क्या होती है? तो दादी माँ रिप्लाई करती है, हाँ, भारत में दस्ताना पुतली की परंपरा उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और केरल में लोकप्रिय है। लोकप्रिय का मतलब क्या होता है? जो प्रसिद्ध है सब जगह पे, इन जगहों पे। दस्ताना पुतली को भुजाकर हाथ हथेली पुतली या हथेली पुतली भी कहा जाता है। तो देखो दस्ताना पुतली के ये भी नाम है, भुजाकर या हथेली पुतली। इन पुतलियों को मस्तक कपड़े, पेपर या लकड़ी से निर्मित किया जाता है तथा गर्दन के नीचे से दोनों हाथ बाहर निकले होते हैं। वेशभूषा के नाम पर एक लहराता घाघरा होता है। इसके संचालन की विधि अत्यंत ही सरल है। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है आपको, फिंगर फैमिली की तरह होती है दस्ताना पुतलियाँ। ठीक है, जो छोटे बच्चों के राइम होते हैं ना, फिंगर फैमिली, डैडी फिंगर वेयर आर यू, वैसा ही कुछ इसमें भी होता है। ठीक है, तो चलिए आगे पढ़ते हैं। घाघरा होता है, इसके संचालन की विधि अत्यंत सरल है। रोहन कहता है दादी जी फिर तो कठपुतली चित्रकला, मूर्तिकला, संगीत, नाटक, नृत्य आदि का संगम है। तो दादाजी कहते हैं बिल्कुल सही समझा तुमने। इस कला के माध्यम से हमारे मन में अपनी सभ्यता और संस्कृति को जानने का मौका मिलता है। पारंपरिक मनोरंजन वर्षों से पुतली कला का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। यह हमारी दंत कथाओं और किंवदंतियों पर आधारित होते हैं। तो किंवदंतियाँ क्या होती हैं और किंवदंतियाँ मैंने आपको बता दिया, और दंत कथा क्या होती है, यानी कि कल्पना पर आधारित जो इमेजनरी जो स्टोरीज होती हैं आपकी, उनको बोलते हैं दंत कथा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रोहन अब बहुत हो गई कठपुतलियों की जानकारी, अब थोड़ा शारीरिक विश्राम का काम भी कर लो। शाम हो गई, तुम्हारे दोस्त पार्क में इंतजार कर रहे होंगे। तो रोहन कहता है जी दादी जी अभी जा रहा हूँ। बाय दादाजी, बाय दादी जी, और रोहन कहाँ चला जाता है? पार्क में चला जाता है। ठीक है, चलिए। तो अब हम कर रहे हैं इसके क्वेश्चन आंसर। तो मौखिक प्रश्न है जो कि आपको बोलकर बताने हैं इनके आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए जो काम में दिया हुआ है, दादाजी और दादी जी ने रोहन को किसके बारे में बताया? तो इसके आंसर में हम लिखेंगे कि दादाजी और दादी जी ने रोहन को कठपुतलियों के बारे में बताया। हाँ में दिया हुआ है कुंडई किस प्रांत की कठपुतली है? तो कुंडई जो है वो ओडिशा राज्य की कठपुतली है। ठीक है, अब लिखित वाले क्वेश्चन देखिए। का रोहन के स्कूल में दिखाई गई कठपुतली दादा दादी जी द्वारा देखी जा रही कठपुतली से अलग क्यों थी? तो देखिए जब वो हम कहानी की शुरुआत में पढ़ते हैं कि जब दादाजी और दादी जी टीवी देख रहे थे, तो वो टीवी में राजस्थानी कठपुतलियाँ देख रहे थे, जबकि रोहन के स्कूल में जो कठपुतली दिखाई गई थी वो कौन सी थी? कुंडई थी, यानी कि ओडिशा राज्य की कठपुतलियाँ। तो वो अलग कैसे थी, ये क्वेश्चन में पूछा गया। तो देखिए आंसर में क्या लिखते हैं। तो आंसर देखिए, रोहन के स्कूल में ओडिशा राज्य की कुंडई कठपुतलियों का नृत्य दिखाया गया था, जबकि दादी दादाजी टीवी पर राजस्थान की कठपुतलियां देख रहे थे। दोनों में वेशभूषा का फर्क होता है, साथ ही संचालन विधि भी भिन्न होती है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके दिया हुआ है राजस्थानी कठपुतलियाँ कैसी होती हैं, यानी कि उनकी वेशभूषा, उनका जो स्ट्रक्चर है यानी कि बनावट है, उसके बारे में आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं आंसर। राजस्थान की कठपुतलियों की आंखें मछलियों की तरह बड़ी बड़ी होती हैं, ठीक है, तथा मुंह अंडाकार होता है, तथा उनकी वेशभूषा शैली राजस्थानी होती है और इनकी साज सज्जा गुड़ियों के समान होती है। आप लोगों ने पाठ में देखा है ना। तो जो उनकी वेशभूषा है वो बिल्कुल राजस्थानी शैली की होती है।
अगला प्रश्न है, पुत्तल नाच की संचालन विधि, यानी कि उसको जो संचालन करते हैं, जो चलाते हैं, जो दिखाते हैं, उसकी विधि क्या है? पुल्त नाच में संचालक की कमर से बांस की टोपी बंधी रहती है। जो चलाने वाला होता है ना, जो संचालक होता है, जो इसका आयोजन करता है, सॉरी, जो इसका संचालन करता है, उसकी कमर पे बांस की टोपी बंधी रहती है तथा उस पर पुतलियों से जुड़ी छड़ें आधारित होती हैं। संचालक गीत गाता हुआ संवाद बोलता है, यानी कि जो लाइनें होती हैं नाटक की वो बोलता है, उसको संवाद बोलते हैं। और मंच के साथ बैठे हुए 3-4 संगीतकार, जो सिंगर्स होते हैं, ढोलक, हारमोनियम और झांझ बजाते हुए संगीत देते हैं, यानी कि कुछ और लोग भी इसमें शामिल होते हैं जो बैकग्राउंड म्यूजिक देते हैं। इस तरह से ये जो पुतली कला का जो नाटक है वो होता है। अगला प्रश्न देखो बच्चों, रोहन ने कठपुतली को चित्रकला, मूर्तिकला, संगीत, नाट्य, नृत्य आदि का संगम क्यों कहा है? तो ये क्रिटिकल थिंकिंग में, यानी कि आपको सोच विचार करके इस प्रश्न का उत्तर आपको देना है। तो देखिए, जो कठपुतली होती है, जो पुतली कला होती है, उसमें लकड़ी को तराश के उसमें एक मूर्ति को अंकित किया जाता है ना। तो ये हमारी चित्रकला में होगी, मूर्ति कला भी उसमें आ जाती है, क्योंकि एक बिना शेप की जो लकड़ी होती है उसको एक मूर्ति के रूप में गढ़ा जाता है ना। संगीत का इसलिए बोलते हैं कि संगीत की धुन पर ही वो जो नाटक है वो किया जाता है। नाटक इसलिए बोला है क्योंकि उसमें एक स्टोरी होती है जिसको वो पेश करते हैं, नृत्य भी होता है, तो इसलिए इन सब का संगम कहा गया है। तो अब इसको लिखेंगे कैसे वो देखते हैं। देखिए भई आंसर, क्योंकि कठपुतली के नृत्य के माध्यम से हमारी दंत कथाओं को सुनने का मौका मिलता है। पारंपरिक नृत्य संगीत के माध्यम से रंगमंच पर कठपुतलियों का संचालन किया जाता है, जिससे सभी का मनोरंजन होता है और साथ ही अपने कल्चर को जानने का मौका मिलता है। तो देखिए, अगर हम अपने कल्चर को आगे नहीं बढ़ाएंगे तो हमारी आगे आने वाली जो जनरेशन है उनको कैसे पता चलेगा, है ना। तो लोक कलाओं का बढ़ावा देना इसलिए ज़रूरी होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, रोहन के दादाजी कहाँ के रहने वाले थे? तो यहाँ स्पष्ट नहीं दिया गया है आपकी कहानी में कि कहाँ के रहने वाले थे, लेकिन जब वो टीवी देख रहे थे तो उन्होंने रोहन से कहा था कि ये हमारे राजस्थान की, यानी कि वो राजस्थान के रहने वाले थे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान। खा है, ओडिशा की धागा पुतली क्या कहलाती है? तो अभी हमने पढ़ा था ओडिशा की जो धागा पुतली उसको कहते हैं कुंडई। कौन सा राज्य दस्ताना पुतली से संबंधित नहीं है? तो संबंधित नहीं है वो पूछा गया। उत्तर प्रदेश तो है, ओडिशा भी है, केरल भी है, लेकिन कर्नाटक है वो नहीं है। तो सही आंसर जो होगा वो आपका होगा कर्नाटक। अगला है, किस कठपुतली में मोर के पंखों का उपयोग किया जाता है? तो मोर के पंखों का उपयोग भैया, इसका आंसर हो जाएगा पावाकुथु। ये पावाकुथु जो कठपुतली है उसमें मोर के पंखों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, इन कठपुतलियों को पहचानिए और इनके नाम लिखिए। अब यहाँ पे आपको 4 पिक्चर्स दी गई हैं, इनको आपको पहचानना है और फिर इनके नाम आपको लिखने हैं। ठीक है, आपके जो पिक्चर में जो कठपुतलियों के जो चित्र दिए हुए हैं उनके सिर्फ आपको नाम लिखने थे, तो मैंने डिटेल में लिख दिया है, आप चाहो तो लिख सकते हो, वरना उनका नाम ही लिखना था। तो पहली वाली जो थी वो थी आपकी गोयम्बेटा। ठीक है, अब ये कर्नाटक की धागा पुतली है गोयम्बेटा। अगर आप लिखोगे तो आपको याद करने में आसानी होगी और आपको याद भी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके बारे में क्या लिखा है, इनके पैर, कंधे, कोहनी, कूल्हे जुड़े होते हैं। ठीक है, ये अत्यंत सुसज्जित तथा आकार में छोटी होती हैं। इनका संचालन फ्रेम से बंधे हुए 5 से 7 धागों से होता है तथा इनके नृत्य में लोक संगीत तथा शास्त्रीय संगीत का समन्वय होता है। ठीक है, तो आप अगर इस तरह से लिखोगे तो आपको याद भी हो जाएगा। ठीक है, अगला जो चित्र था वो आपकी कौन सी कठपुतली थी? बोमलट्टम। ठीक है, अब बोमलट्टम के बारे में क्या लिखा है देखिए, लकड़ी से बनी इस पुतली में छड़ और धागे का प्रयोग एक साथ मिलता है। ठीक है, ये आकार में बड़ी और भारी होती है तथा इनका संचालन लोहे की बनी रिंग में बंधे हुए धागे से होता है। यह तमिलनाडु की प्रसिद्ध पुतली है। तो जो बोमलट्टम है वो कहाँ की है प्रसिद्ध पुतली? तमिलनाडु की।
ठीक है। अगली जो कठपुतली है अपनी, वो कहाँ की है? राजस्थान की। उसकी तो वेशभूषा देख के आपको पता चल गया होगा। तो राजस्थान की जो कठपुतली, उसको कठपुतली ही कहते हैं, ठीक है। तो राजस्थान की पारंपरिक पुतलियों को कठपुतली कहा जाता है। इनका निर्माण काठ के द्वारा होता है। काठ मतलब लकड़ी से ही बनाया जाता है, तथा इनकी वेशभूषा राजस्थानी शैली की होती है, तथा इनकी जो साज सज्जा है वो गुड़ियों के समान होती है, ठीक है। तो ये आप राजस्थान की जो पुतलियां हैं उनके बारे में आप लिख सकते हैं। अगली जो पुतली है आपकी, वो है कुंडई। कुंडई कहाँ की है? ओडिशा राज्य की, ठीक है। तो ओडिशा की धागा पुतली कुंडई कहलाती है। ये हल्की लकड़ी से बनी होती है तथा इनके पैर नहीं होते। ये पुछल्ला लहंगा पहने होती है, जो कि राजस्थान की कठपुतलियां भी पहनती है, ठीक है। ये दोनों की जो कठपुतलियां हैं वो पुछल्ला लहंगा ही पहनती है। इनके कई जोड़ होते हैं, मतलब इनमें जो जोड़ होते हैं, हाथ पैर कंधे कमर सब में जोड़ होते हैं, ताकि इनका संचालन आसानी से हो सके, तथा संचालन लकड़ी के तिकोने फ्रेम में धागा बांधकर किया जाता है। अब इसमें जो फ्रेम होता है वो तिकोना होता है, ठीक है, और लकड़ी का बना होता है, उसमें धागे बंधे हुए थे, उससे इसका संचालन होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, उपयुक्त शब्दों से वाक्य पूरे कीजिए। तो आपको ब्लैंक्स को फिल करना है। का दिया हुआ है पश्चिम बंगाल की पुतली, तो यहाँ ब्लैंक में क्या आएगा? को पुल्तनाज के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं पश्चिम बंगाल की पुतली कला, ठीक है। पुतली कला को पुल्तनाज के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तमिलनाडु की प्रसिद्ध प्रसिद्ध का नाम बोममेलटम, यानी कि प्रसिद्ध पुतली कला का नाम, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा आपका पुतली कला। ओडिशा की, इसमें आ जाएगा धागा, ओडिशा की धागा, ठीक है। ओडिशा की धागा, ठीक है। धागा पुतली कुंडई कहलाती है। अगला आपका दिया हुआ है केरल के पारंपरिक पुतली को पावाकोथु कहा जाता है, यानी कि पुतली नाटकों को। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका नाटकों, ठीक है। चलिए ये भी हो गया आपका। अगला आपको दिया हुआ है वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, यानी कि मूल्य परक प्रश्न। क्या लोक कथाओं को बढ़ावा देना जरूरी है? तो यहाँ पे आपको आपसे पूछा गया है कि जो हमारी पुरानी परंपराएं हैं उनको बढ़ावा देना जरूरी है। तो आंसर देखिए, हाँ, लोक कथाओं को बढ़ावा देना अत्यंत आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? क्योंकि अगर इनको बढ़ावा नहीं देंगे तो हमारी आने वाली जो जनरेशन है, जो पीढ़ियां हैं, वो हमारी परंपराओं को, हमारी कलाओं को नहीं जान पाएंगी, है ना। उनके लिए वो चीज़ें अनजानी रह जाएंगी। ये सांस्कृतिक विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाया जाना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारी परंपराएं हैं, जिनको हमारी अगली पीढ़ी को पहुंचाना हमारा कर्तव्य बनता है। इसलिए लोक कथाओं को बढ़ावा देना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, देखो समझो और लिखिए। तो आपको यहाँ पे ये पिक्चर्स देखिए, पिक्चर्स किसकी है? कठपुतली की, राइट। तो यहाँ पे लिखा हुआ है वाक्यांश। तो आपको वाक्यांश क्या होता है पहले वो देखिए, कि किसी एक सेंटेंस के लिए आपको सिर्फ एक शब्द यूज़ करना होता है और उसमें डिफाइन करना होता है कि वो किसके लिए कहा गया है, ठीक है। तो जैसे कि अब यहाँ लिखा हुआ है कठपुतली, अब इसको आप कैसे डिफाइन करोगे कि अ, लकड़ी से बनी हुई पुतली जिसको तारों के द्वारा नचाया जाता है या धागों के द्वारा नचाया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? कठपुतली, राइट। तो इसी तरह से किसी भी शब्द को डिफाइन करना, वो क्या कहलाता है आपको? वाक्यांश के लिए एक शब्द, ठीक है। तो ये आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है, अभी ऐसे ही हम प्रश्न करने वाले हैं। तो यहाँ देखिए आपको एक वर्ग पहेली जैसा दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए वर्ग पहेली में से ढूंढकर कुछ शब्द और उनके लिए वाक्यांश लिखिए। तो अब ये जो पहेली आपको दी हुई है, इसमें से कुछ शब्द आपको ढूंढने हैं और फिर उनके वाक्यांश भी आपको लिखने हैं। अब एक अपने को करके दिया हुआ है, जैसे परोपकारी, ठीक है। ये परोपकारी लिखा हुआ है और उसके लिए वाक्यांश भी आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए अब अपन और ढूंढते हैं। एक देखिए मिल गया मुझे, पारंपरिक, ठीक है। पारंपरिक ये मिल गया। अब पारंपरिक क्या होता है? जो परंपराओं से बना हुआ, ठीक है। ये इसके लिए आप वाक्यांश लिख सकते हैं, तो उसको बोलेंगे पारंपरिक।
सेकंड मुझे दिख रहा है अटल। अटल क्या होता है? जो अपनी बात पर टिका हुआ हो उसको बोलते हैं अटल। एक और मुझे दिख रहा है कवि यश। ठीक है, कवि यश का क्या मतलब होता है? जिसने अपनी कविता से यश प्राप्त किया हो। ठीक है, एक और दिखा सदाचारी, यानी कि सदा अच्छा आचरण करने वाला, जो हमेशा अच्छी तरह व्यवहार करते हैं उसको बोलते हैं सदाचारी। ठीक है, अ, वो कितने हो गए? हम्म, और देखिए कोई आपको दिखे तो ढूंढने की कोशिश करते हैं। हम्म, चलिए, मुझे तो कोई और दिख रहा नहीं है। हाँ, एक और दिख गया, देखो ये रहा। है रे मन। हरमन का मतलब क्या होता है? मन को हरने वाला या फिर मोहने वाला। ठीक है, उसको बोलते हैं हरमन। अगला देखिए, पंक्तियाँ पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखे। हमारे मुख्याध्यापक ने ऊपर की कक्षा के छात्रों के लिए व्यायाम और क्रिकेट को अनिवार्य कर दिया था। मेरा मन इसमें न लगता था। खेलना अनिवार्य होने से पहले मैं कभी व्यायाम करने या क्रिकेट खेलने गया ही नहीं था। अब मैं यह देखता हूँ कि व्यायाम के प्रति मेरी यह अरुचि एक गलती थी। पढ़ने के साथ साथ व्यायाम करना भी बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी स्टोरी है। आप लोगों को भी व्यायाम प्रतिदिन करने चाहिए। अब इसी से रिलेटेड पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, मुख्याध्यापक ने क्या अनिवार्य कर दिया था? तो देखिए, अभी हमने पढ़ा था कि मुख्याध्यापक ने ऊपर की कक्षा के छात्रों के लिए व्यायाम और क्रिकेट को अनिवार्य कर दिया था। ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? मुख्याध्यापक ने व्यायाम और क्रिकेट अनिवार्य कर दिया था। ठीक है, लेखक को किस गलती का अनुभव हुआ? तो लेखक को क्या गलती का अनुभव हुआ? कि पढ़ने के साथ साथ व्यायाम करना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा। अगला है, पढ़ने के साथ साथ क्या जरूरी है? तो इसके आंसर में आप लिखेंगे, पढ़ने के साथ साथ व्यायाम करना भी बहुत जरूरी होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, पंक्तियों में आए संयुक्त व्यंजन वाले शब्द चुनकर लिखिए। तो देखिए, संयुक्त व्यंजन वाले कौन से शब्द हैं जो कि आपके जो अभी स्टोरी दी हुई थी 4 लाइन के पैराग्राफ उसमें आए हैं। तो पहला हो जाएगा आपका, सॉरी, पहला तो हो गया आपका मुख्याध्यापक। ठीक है, ये आपका संयुक्त। देखिए, संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? जो कि दो या दो से अधिक व्यंजनों के मेल से जो शब्द बनता है उसको कहते हैं संयुक्त व्यंजन। तो हिंदी जो वर्णमाला है अपनी, उसमें 4 ही संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, जो मेन मेन है। तो कौन कौन से हैं? एक तो हो जाएगा आपका श से क्षत्रिय। ठीक है, दूसरा है आपका त्र से त्रिशूल। एक दूसरा है वो है आपका ग से ज्ञानी, और एक है श्रेय, जो होता है ना श्रेय, वो है। ठीक है, तो कौन कौन से हो गए इसमें? एक तो हो गया आपका मुख्याध्यापक हो गया, और हो जाएगा क्रिकेट हो जाएगा, एक छात्र भी हो जाएगा आपका। ठीक है, और एक जरूरी। ठीक है, तो ये आपके संयुक्त व्यंजन वाले वो हो गए शब्द। ठीक है, चलिए आगे क्या दिया हुआ है अपनी कलम से मैं, बनी बनी काठ में इतराऊं, बंदी डोर से नाच दिखाऊं। तो ये तो आप सबको पता है। इस पहेली का हल चित्र बनाकर आपको देना है, जो कि आप यहाँ पे एक पुतली का चित्र बना सकते हैं, XYZ जो भी आपको पसंद हो। ठीक है, अब देखिए क्या दिया हुआ है, एक पुतली आपको बनानी है। ठीक है, तो ये प्रोसेस दिया हुआ है आपको पुतली बनाने का। आप लोग चाहो तो घर पर अपने खाली टाइम में बैठकर ये पुतली बना सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे आपको कम्युनिकेशन स्किल के बारे में कुछ दिया हुआ है, जो आप अपने घर पर किसी भी टॉपिक के बारे में
जो नाटक है वो बना सकते हैं और अपनी कक्षा में बता सकते हैं। तो आज के जो पाठ हमने पढ़ा उससे आपने क्या सीखा? अपने देश की संस्कृति को पहचानना और लोक कलाओं को महत्व देना, ये 2 चीज़ें हमने आज के पाठ में सीखी हैं। तो बच्चों, आपका जो ये पाठ है वो ख़त्म हो चुका है। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करना। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।